आज हम लोगों का नया विषय शुरू हो रहा है, इतिहास का मध्यकालीन भारत। पहले हम लोग इतिहास के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे लोग कि इतिहास को कैसे पढ़ेंगे लोग। इतिहास को हम लोग पढ़ने के लिए इसको 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं लोग। इतिहास पहला है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। दूसरा है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरा है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ये प्राचीन भारत जो है ये हम लोग पढ़ते हैं लोग 2 लाख ईस्वी पूर्व से 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत जो हम लोग पढ़ते हैं ये 712 ईस्वी से लेकर के किताब में आप लोग देखिएगा लोग 1707 ईस्वी तक देता है, 1707 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति कमजोर हो गई, जिसके कारण हम लोगों का यहाँ से मध्यकालीन का अंत माना जाता है। लेकिन हम आप लोगों को जो पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे 1857 ईस्वी तक। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना वहाँ तक ले चलेंगे। आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत, इसको हम लोग पढ़ते हैं लोग 2 पार्ट में। एक पढ़ते हैं लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी का आगमन। ये कहाँ से कहाँ तक? ये पढ़ते हैं लोग 1600 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी से लेकर के ये 1885 ईस्वी तक, 1885 ईस्वी तक। और इसके बाद दूसरा जो हम लोग पाठ पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम जो है 1885 से लेकर के 1947 तक। और इसके बाद नेहरू काल और इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय हम आप लोगों को 2019 तक बताएंगे इसमें। तो हम लोगों को मुख्य रूप से अभी क्या पढ़ना है? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से? 712 ईस्वी से लेकर के 1707 तक होता है, लेकिन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे 1785 ईस्वी तक। तो आज हम लोगों का शुरू होगा मध्यकालीन भारत। अगर हाँ, इतिहास का मध्यकालीन भारत। अगर आप लोग चाहें तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं लोग। एक बार इसका रिवीजन कर लिया जाए। इतिहास को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। प्राचीन भारत का जो इतिहास है 2 लाख ईस्वी से लेकर के 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है 712 ईस्वी से लेकर के 1707 तक। अब्लिक हम पढ़ाएंगे 1785 तक। आधुनिक भारत को 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं लोग। एक यूरोपीय कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी से लेकर 1885 तक, और दूसरा स्वतंत्रता संग्राम 1885 से लेकर के 1947 तक। उसके बाद नेहरू काल, उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय। हम लोग किसको पढ़ेंगे लोग? मध्यकालीन भारत को पढ़ना है हम लोगों को। अब हम लोगों को पढ़ना है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत कहां से कहां तक? 712 से लेकर के 1707 तक, और अब्लिक 1857 ईस्वी तक। हम आप लोगों को पढ़ाएंगे 1857 ईस्वी तक। ये 712 ईस्वी में जो मध्यकालीन की शुरुआत होती है यह अरब आक्रमण से शुरू होती है। 712 ईस्वी में जो शुरुआत होती है ये किससे शुरू होती है? अरब आक्रमण से। तो भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? मध्यकाल में सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था। ये अरबी आक्रमण के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। विद्वानों के अनुसार उस समय ईरान का शासक था, ईरान का शासक अल हज्जात। ये अल हज्जात जो था ये भारत की संपन्नता के बारे में सुना था कि भारत जो है बहुत संपन्न है। यह चाहता था क्या कि भारत को लूट करके हम भी क्या हो जाए? संपन्न हो जाए। दूसरा विद्वानों का मत ये है क्या कि अल हज्जात का कुछ जहाज जो है ना सिंध के बंदरगाह पर
बंदरगाह पर कुछ लुटेरों ने लूट लिया था। बंदरगाह, सिंध के बंदरगाह पर अरबी जहाज को कुछ लुटेरों ने लूट लिया था, जिसके कारण वहाँ के जो अल हजात शासक था उसने जुर्माने की मांग की सिंध के राजा दाहिर से। सिंध का राजा कौन था? दाहिर। अब इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म की स्थापना कर दिए। वो प्रथम पैगंबर बने। दूसरे पैगंबर उनके दामाद जमाली बने। उसके बाद इस्लाम धर्म से पैगंबर का पद समाप्त कर दिया गया और इस्लाम धर्म में एक नया पद आया, खलीफा का पद। खलीफा, ये खलीफा जो है इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरु हुआ करते थे। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो बिना खलीफा की आप अनुमति के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी क्षेत्र को आप जीत रहे हैं तो खलीफा से आपको प्रमाण पत्र लेना होगा। कहीं अगर आप आक्रमण कर रहे हैं तो खलीफा से आपको मंजूरी लेना होगा। अब सिंध के बंदरगाह से लुटेरों ने लूट लिया था। अब खलीफा ने भारत के राजा जो थे, सिंध के राजा दाहिर से कहा क्या कि आप जुर्माना दीजिए। अब दाहिर ने अपनी असमर्थता जताई कि हमारा जो है इन लुटेरों पर कोई हमारा प्रभाव नहीं है और ना ही हम आपका जो जुर्माना है वो देने में सक्षम है। अब इसी चीज को लेकर के ईरान का जो खलीफा था इसने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अब इस निर्णय में अल हजात का एगो भतीजा था। अल हजात का भतीजा था। ये भतीजा और साथे साथे दामाद भी था। अल हजात का भतीजा और दामाद भी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अल हजात का भतीजा और दामाद भी था। हिंदू धर्म में खून का रिश्ता होता है। हिंदू धर्म में खून का रिश्ता होता है। देखिएगा आप लोग शादी ब्याह के समय गन्ना मन्ना मिलाया जाता है। और इस्लाम धर्म में दूध का रिश्ता होता है। अगर माँ दूगो होगी तो एक दूसरे से शादी हो सकता है, एक दूसरे के संतान का दूसरे संतान से शादी हो सकता है। तो हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म में खून का रिश्ता होता है, जबकि इस्लाम धर्म में दूध का रिश्ता होता है। तो इसका भतीजा था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और यही मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करके सिंध और उसके आसपास का क्षेत्र जीत लिया। उसमें सिविस्ता था, नेरून था, सिंधजा, इस सब पर क्या किया? कब्जा कर लिया और कब्जा करके यहाँ से अपार धन लूट करके ले गया। 714 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु हो गई। 714 में खलीफा की मृत्यु हो गई और 715 ईस्वी में ये अल हजात की मृत्यु हो गई। अल हजात की जब 715 ईस्वी में अल हजात की मृत्यु हो गई तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से वापस लौट गया और लौटने के क्रम में यहाँ से अपार धन लूट करके ये ले गया था मोहम्मद बिन कासिम। ये सिंध के बारे में और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में एगो हम लोगों के यहाँ एगो इतिहासकार थे, नाम था उनका अबुल बकर। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है चचनामा। इनके पुस्तक का नाम क्या है? चचनामा। इसी पुस्तकवा से अबू बकर के चचनामा, इसको फतहनामा के नाम से भी जाना जाता है। फतहनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसी पुस्तक से सिंध और अरबों के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती है। अब भारत पर आक्रमण सबसे पहले कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम। 712 में किया था, 715 में वहां से वापस लौटा है। दो संस्कृतियों का यहाँ पर मिलन हुआ, एक भारतीय संस्कृति और एगो अरबी संस्कृति। अरबी संस्कृति का प्रभाव भारत के लोगों पर पड़ा और भारत के संस्कृति का प्रभाव क्या हुआ? अरब के लोगों पर पड़ा। अब अरबी यहाँ पर हम लोगों के यहाँ आए तो ग्रह, नक्षत्र, चिकित्सा इस सब के बारे में उन लोगों को जानकारी मिला। साथ साथ अरबों ने ही सबसे पहले शून्य के बारे में और दशमलव के बारे में भारत से सीखा। गणित की प्रणाली है शून्य और दशमलव, इसके बारे में अरबों ने किससे सीखा? हम भारत से। और भारत से सीख करके दुनिया को बताया। इससे पहले दुनिया को इस जीरो के बारे में जानकारी नहीं था। इससे पहले गिनती जो है लोग 9 तक ही जानते थे, 9 के बाद कोई अंक नहीं हुआ करता था। भारत जब जीरो
के बारे जीरो का आविष्कार किया किसने किया था? आर्यभट्ट ने। तब लोगों को गिनती आया। एक हम लोगों का गीत है हिंदी पिक्चर में, है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उस गीत में देखिएगा लो, आगे की लाइन जब सुनिएगा लो तो उस गीत में गाया है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देताना दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद के दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल था। तो जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने, भारत ने। और दशमलव का भी आविष्कार भारत में ही किया गया था। अभी जीरो और दशमलव के बारे में अरबों ने सबसे पहले हम लोगों से सीखा, और इसके बाद इसका प्रचार प्रसार क्या किया? दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किया। अब वहाँ के जो विद्वान लोग आए थे, यहाँ के ग्रंथों के बारे में पढ़ा। सब ग्रंथों में एक हम लोगों के यहाँ के वैद्य थे, नाम था उनका चरक। वैद्य थे, उनका नाम क्या था? चरक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता। इस पुस्तक में आयुर्वेद के बारे में पूरा डिटेल लिखा है। अरबों ने इस पुस्तक को अपने यहाँ लेकर के गए और इसका फारसी में अनुवाद करवाया। चूंकि हम लोगों के यहाँ जो थी ये हिंदी में थी या संस्कृत में थी, चाहे संस्कृत हो या हिंदी हो, दोनों की लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि क्या होता है? लिपि क्या है? लिपि का मतलब लिखने की विधि। भाषा अलग चीज है और लिपि अलग चीज है। लिपि मतलब लिखने की विधि। जैसे लिखने का विधि, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये हिंदी में हो गया। अगर इसी चीज को हमको इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे लोग? ना वो रीडिंग, ना हम लोग जो टाइप करते हैं वो वाला, वो इंग्लिश आप लोग इंग्लिश के सर से पढ़िएगा लोग। मैं MAI, मैं पढ़ा रहा हूं। अगर उर्दू में इसी बात को लिखना होगा तो मैं पढ़ा रहा हूं। तीनों में भाषा क्या है? हिंदी है। तीनों की भाषा हिंदी है, लेकिन लिखने का तरीका ये देखिए, ये क्या है? देवनागरी। ये देखिए इंग्लिश में ये क्या है? रोमन। और ये उर्दू में समझ में आ रहा है क्या लिखा है? नहीं समझ में आ रहा है? हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। बस आप लोग समझ लीजिए कि लिखा है मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमको भी नई जानकारी है उर्दू के बारे में। ठीक है, तो ये तीनों के लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन भाषा क्या है? हिंदी। तो जो लिखने की विधि होती है इसी को क्या कहा जाता है? लिपि। जैसे मान लीजिए हम अंग्रेजी में कह रहे हैं, लोग को पूछता है हाउ आर यू, माने आप कैसे हैं? हाउ आर यू। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाउ आर यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। उर्दू में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ आर यू। भाषा हम लोगों का क्या हुआ? अंग्रेजी। तो इसको हिंदी पढ़ के दिखा दीजिए। ये भाषा अलग चीज है और लिपि अलग चीज है। तो देख रहे हैं भाषा जो है हाउ आर यू, इंग्लिश है भाषा, लेकिन ये जो लिपि है ये है रोमन, ये जो लिपि है ये है देवनागरी, और है जो लिपि है ये है फारसी। उर्दू किस लिपि में लिखा जाता है? फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो ये लिपि है फारसी। तो भाषा अलग चीज है और लिपि अलग चीज है। तो हम लोगों के यहाँ जो पुस्तक थी सामान्यतः संस्कृत में थी, उस समय संस्कृत में थी, और संस्कृत उन लोगों के लिए पढ़ना कठिन था। तो ये लोग उसको क्या किया लो? फारसी में अनुवाद करवाया लो। ये है जो अबू बकर का चचनामा पुस्तक है, ये भी किस भाषा में है? फारसी। चूंकि अरबी था तो किस भाषा में, किस लिपि में लिखेगा? फारसी। और भाषा क्या होगी? उर्दू होगी। अब ये चरक पुस्तक लिखे थे, चरक संहिता, इसका क्या करवाया? सब फारसी में अनुवाद करवाया। दूसरे थे हम लोगों के पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। इस पुस्तक को भी ले गया सब, और इसको भी क्या करवाया? फारसी में अनुवाद करवाया सब। तो एक दूसरे के संस्कृति को ही लोग जाना लो। दूसरा हम लोगों के यहाँ न्यूटन का पुरोगामी किसे कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को।
ब्रह्मगुप्त ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत, इस पुस्तक को भी फारसी में अनुवाद करवाया। सबसे पहले न्यूटन के बताने की 1000 साल पहले, 1000 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने यह चीज को बता दिया था कि धरती किसी भी वस्तु को एक निश्चित नियम के तहत अपनी ओर खींचती है। और इसको लगभग 1000 साल के बाद न्यूटन ने बताया और उसको कहा गुरुत्वाकर्षण का नियम। दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो गया, हम लोग इसका प्रचार प्रसार नहीं किए, जिसके कारण भारत की बात भारत में ही रह गई। तो ब्रह्मगुप्त ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? ब्रह्म सिद्धांत। और एक और पुस्तक था खंडन खाद। खंडन खाद, ये दोनों पुस्तकों को ले जाकर के क्या किया? सब फारसी में अनुवाद करवाया। भारत के जितने भी विद्वान लोग थे, भारत के जो विद्वान लोग थे, वहाँ के खलीफा उस समय थे मंसूर। इस्लाम धर्म में आपको बताए थे खलीफा का पद हुआ करता था मोहम्मद साहब के मरने के बाद। ये खलीफा जो है इस्लाम धर्म में 16 गो खलीफा महत्वपूर्ण होते थे। अरब का खलीफा, ईरान का खलीफा, तुर्की का खलीफा, बगदाद का खलीफा, ऐसे खलीफा हुआ करते थे। ये खलीफा का पद जो है इस्लाम धर्म में खलीफा का पद 1924 तक रहा था। यहाँ लिखें 1924 तक इस्लाम धर्म में खलीफा का पद रहा था। 1924 ईस्वी में तुर्की का शासक बना मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की का शासक मुस्तफा कमाल पाशा बना। और ये मुस्तफा कमाल पाशा ने किया क्या कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो 1924 में खलीफा का पद जो है क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब जो है वहाँ काजी होते हैं, इस्लाम धर्म में काजी होते हैं। और भी अब धर्म से जानकार जो लोग होंगे, अब इस्लाम धर्म मौलवी होते हैं। तो इस्लाम धर्म के बारे में उतना जानकारी है नहीं कि आप लोगों को बता दें। तो 1924 में खलीफा का पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो वो खलीफा जो उस समय के थे मंसूर, अरब के खलीफा जो थे मंसूर, उन्होंने भारतीय इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान किया और उन्हीं के संरक्षण में इन पुस्तकों का क्या किया? फारसी में अनुवाद करवाया। अब ये चूंकि अब यहाँ से जो है मोहम्मद बिन कासिम 715 में लौट गया वापस। जो लोग यहाँ पर रुके थे लोग, अब यहाँ गुज्जर प्रतिहार वंश के एक शासक थे। गुज्जर प्रतिहार वंश के एक शासक थे, नाम था उनका नागभट्ट द्वितीय। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक क्या नाम था? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने क्या किया कि इन लोगों को सिंध से आगे बढ़ने नहीं दिया और इन लोगों को पराजित कर दिया, जिसके बाद ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए लोग। और बाद में जो लोग यहाँ पर बचे थे लोग, वो लोग यहाँ से सिंध से भाग करके केरल के मलवा तट पर जाकर के बसे। केरल के मलवा तट पर बसे ये लोग जाकर के और वहाँ पर खेती का काम करने लगे। और यही लोग बाद में कालांतर में मोपला किसान कहलाए। इतिहास में हम लोगों का एक घटना हुआ है, मोपला किसान विद्रोह। कब हुआ था? 1921 में। मोपला किसान विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। ये मोपला मुख्य रूप से रहने वाले कहाँ के थे? अरब। यही वहाँ जो मोहम्मद बिन कासिम था वापस लौट गया, तो ये लोग जो बच गए लोग यही जाकर के केरल के मलवा तट पर बसे और खेती का काम कर ले रहे लोग, ये कहलाए मोपला किसान। और यही मोपला किसान विद्रोह जो है 1921 में भारत में हुआ था। ये हम लोगों का है अरब आक्रमण। एक बार रिवीजन कर लिया जाए तो मध्यकालीन भारत में हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे लोग? 712 से लेकर के 1707 तक। हम पढ़ाएंगे 1885 तक, 1857 तक। मध्यकाल में भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? अरबों ने। अरबों ने जो आक्रमण किया था किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम। उस समय अरब का शासक कौन था? अल हजात। मोहम्मद बिन कासिम अल हजात का क्या था? भतीजा भी था और दामाद भी था। भतीजा भी था और दामाद भी था। इसने सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर। सिंध के राजा थे दाहिर। अब ये दाहिर को युद्ध में पराजित कर दिया। सिंध पर, नेरून पर, सिविस्ता पर, इस सब पर कब्जा कर लिया। 714 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु हो गई और 715 ईस्वी में अल हजात की मृत्यु हो गई। इसके बाद ये वहां से क्या किया? वापस लौट गया, सिंध से वापस लौट गया। लेकिन भारत से ये अपार संपत्ति लूट करके ले गया था। भारत से अपार संपत्ति लूट करके ले गया था। अब
अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो दो संस्कृतियों का मिलन हुआ। भारतीय संस्कृति का अरब संस्कृति पर प्रभाव पड़ा और अरब की संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। अरबों ने हम लोगों का ग्रह, नक्षत्र, चिकित्सा, शून्य के बारे में और दशमलव के बारे में हम लोगों से सीखा और दुनिया को बताया। आप लोगों को बताया शून्य का जनक किसे माना जाता है? आर्यभट्ट को। शून्य का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। ये अरब जो भारत पर आक्रमण किए थे उसकी जानकारी हम लोगों को किस पुस्तक से मिलती है? चचनामा। चचनामा को और किस नाम से जाना जाता है? फतहनामा के नाम से भी जाना जाता है। चचनामा के लेखक कौन है? अबू बकर। अबुल फजल नहीं, अबू बकर। अबू बकर ने चचनामा पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, इसी से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से बहुत सारे पुस्तक को ले गए थे और फारसी में अनुवाद करवाए थे, जिसमें आप लोगों को बताए थे चरक द्वारा लिखित पुस्तक, क्या नाम था? चरक संहिता, उसका फारसी में अनुवाद कराया गया। ये विष्णु शर्मा का लिखा पुस्तक पंचतंत्र, उसका भी फारसी में अनुवाद करवाया सब। इसके बाद ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखा पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाग का भी क्या किया गया? फारसी में अनुवाद किया। खलीफा जो वहाँ के थे मंसूर थे। खलीफा मंसूर ने भारतीय जो विद्वान थे उनको संरक्षण प्रदान किया और उन्हीं के संरक्षण में जितने भी यहाँ की पुस्तक थी उनका फारसी में अनुवाद किया गया। 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम वापस लौट गया। उसके लौटने के बाद भी कुछ लोग यहाँ पर रह गए थे, जिनको गुर्जर प्रतिहार वंश के किसने? नागभट्ट द्वितीय ने युद्ध में पराजित कर दिया। जिसके बाद ये लोग केरल के कहाँ बसे? मलबार तट पर बसे और ये लोग खेती का काम करने लगे, जो कालांतर में क्या कहलाए? मोपला किसान। और यही मोपला किसान विद्रोह भारत में हुआ था कब? 1921 में। अंग्रेजों के विरुद्ध ये मोपला किसान लोग लड़े थे लोग। चूंकि अब यहाँ पर रहते हुए इन लोगों को 1000 साल से या अधिक हो गया था, तो ये लोग पूर्ण रूप से अब क्या हो गया? लोग भारतीय हो गया लोग। ये हम लोगों का अरब आक्रमण और मोहम्मद बिन कासिम, ये दोनों के बारे में कंप्लीट हुआ। अब आज के लिए बस, आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोग। धन्यवाद।